दोस्तों, क्या आप आईफोन यूज़ करते हो? आपको पता है एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को बिजनेस मैग्नेट कहा जाता है, क्योंकि जॉब्स ने अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाले जाने के बाद दो सक्सेसफुल कंपनीज बनाई थी। लेकिन स्टीव के जाने के बाद एप्पल की परफॉर्मेंस खराब होने लगी। इसीलिए एप्पल ने स्टीव जॉब्स की दोनों कंपनी को खरीदने और उनको सम्मान के साथ वापस बुलाने का फैसला किया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी के 50 सालों में सीखी, वो आप 15 मिनट्स में सीख पाओ? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और इसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स को बताया था, 3 कहानियों के माध्यम से। आप में से भी ज़्यादातर लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली स्पीच नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो स्पीच इंग्लिश में है। इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने भी स्पीच को हर इंसान के लिए हाईली रिकमेंड किया है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? तो आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं, लेकिन मैं उनको हिंदी में आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इस लाइफ चेंजिंग स्पीच को। धन्यवाद। आज विश्व की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी कॉलेज से पास आउट नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक पहुंचा हूं। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा। ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं 18 महीने तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता था। तो सवाल ये आता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट ज़रूर हो। इसी तरह पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन बाद में मुझे जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद मेरे होने वाले माँ बाप ने मेरी माता को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे, और इस वजह से मेरी जन्म देने वाली माता मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया, और कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिख रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से ये कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ, और इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीज़न लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यह चीज़ बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीज़न था। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मैंने उन क्लासेस को अटेंड करना बंद कर दिया जिनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैं सिर्फ उन्हीं क्लासेस को अटेंड करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। पर यह सब करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था,
जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भर कर खाना खा सकूं। और मुझे ये सब बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कॉलेज छोड़ना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीज़न था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर एक पोस्टर पर, हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे नॉर्मल क्लासेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं कैलीग्राफी की ही क्लासेस करूँगा और इसे अच्छी तरह से सीखूँगा। वहाँ मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेसिस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और यह सब मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिनटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी ज्वाइन नहीं किया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेसिस या प्रोफेशनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था तो फ्यूचर को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते समय को देखता हूँ तो सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। आप सिर्फ पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको ये विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरीके से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना होगा, अपने गुर्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर, क्योंकि ये विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख ये है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगा। बस अपने आप में विश्वास रख कर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के विषय में। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। वज़ और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल बाद एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैकिनटोश रिलीज़ किया था और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक इंटेलिजेंट आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विज़न को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और इस तरीके से 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो चीज़ मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वो ख़त्म हो चुकी थी और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस समय यह नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और नहीं हो सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई
और आज यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अनएक्सपेक्टेड कदम उठाते हुए नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। वह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में एक मरीज़ को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितने प्यार को जानना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का भी सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे ढूंढते रहिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ के साथ होता है, वो जब आपको मिलेगी तो आपको खुद पता लग जाएगा। और जैसे कि रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ और बेहतर होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिएगा मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या वही करता जो आज करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है। ये याद रखना कि एक दिन मरना ही है, किसी भी बड़ी चीज़ को खोने के डर को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, इसलिए कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने पूरे विश्वास के साथ मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, और अब मेरे पास सिर्फ 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सारी चीज़ सेट कर लूं। यानी कि डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप अगले 10 सालों में करने वाले थे, वो बचे हुए कुछ दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ में पूरा दिन बिता दिया। शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जिसमें मेरे गले के रास्ते से एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरीके से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और जो भी वहाँ थे उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप में मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़े, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब पहले कभी नहीं पहुँचा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय पहुँचूँगा भी नहीं। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मृत्यु एक उपयोगी लेकिन बौद्धिक रूप से विशुद्ध संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। हम सब मृत्यु ही वो जगह है जहाँ हम सब लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है, और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है वो है मृत्यु। यह ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को मुक्त करने का रास्ता खोलती है। अभी आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिन में आप पुराने हो जाओगे। इतना नाटकीय होने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही ज़िंदगी का सच है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए इसे कभी भी किसी और की ज़िंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए।
औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने दिल और बुद्धि की बात सुनने का साहस रखिए, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। और अंत में मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा अपने लिए भी यही मांगा है। और आज जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यानी भूखे रहिए। भूखे यानी कि कुछ कर दिखाने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए। और मूर्ख रहो, क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाते हो। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हो तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो भूखे रहिए, फुलिश रहिए, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने इस स्पीच से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस स्पीच को हिंदी में चेंज करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये स्पीच आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल अपग्रेड योर लाइफ डेली को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।